नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा पर्यावरण का पाठ नंबर 9 रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान के जीवन के विषय में आज जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के विभिन्न एनसीईआरटी किताबों के आधार पर विभिन्न चर्चाएं की गई हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। मतलब जल के विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं। और जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चराने के लिए घास न हो और फसलों को उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। ऐसा ही स्थल होता है रेगिस्तान, जहाँ पर पीने के लिए जल नहीं होता है और मवेशियों के लिए चरने के लिए घास की कमी होती है और फसल भी वहाँ पर बहुत कम मात्रा में उगाई जाती है क्योंकि उसके लिए जल नहीं होता है। ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए क्या होता है, रहना कठिन होता है। जब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं, इसमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं। लेकिन मनुष्य ने ऐसे भी स्थानों पर रहना सीख लिया है जहाँ पर रहना अत्यंत कष्टकारी है। तो कुछ लोग, आपको पता है, जहाँ एक तरफ तापमान को सहते हैं तो दूसरी तरफ बर्फ़ की तरह ठंडे क्षेत्रों में भी रहते हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। रेगिस्तान इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति तथा चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तापमान के आधार पर रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, गर्म या ठंडे। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत जल उपलब्ध हो, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब ऐसे स्थानों में होता क्या है कि जहाँ पर लोगों को थोड़ा बहुत जल मिलता है तो लोग वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर कृषि कार्य एवं जीवन यापन के लिए अपना कार्य करते हैं। रेगिस्तान शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। रेगिस्तान मतलब शुष्क प्रदेश, और जहाँ पर या तो अत्यधिक ठंडा है या फिर अत्यधिक गर्मी है, और जहाँ पर वनस्पति क्या है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। गर्म रेगिस्तान के बारे में हम यहाँ पर पढ़ें। सहारा रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उसके विषय में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र में देखिए, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए। विश्व के मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप जो है, जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, वहाँ पर सहारा रेगिस्तान है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नंबर 2 प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मैरितानिया है, मोरक्को है, जहाँ का निवासी इब्न बतूता था, और नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है एवं पश्चिमी सहारा है। इन 11 देशों से सहारा मरुस्थल जुड़ा हुआ है। मतलब इन 11 देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर बजरी के क्या हैं, मैदान और नग्न चट्टानी वाले उपस्थिति पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानें सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी ऊंचे हैं। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मरुस्थल कहते हुए एक ऐसा स्थान जहां पर रेत ही रेत है, लेकिन सहारा मरुस्थल को अगर आप देखेंगे
तो सहारा मरुस्थल में पठारी भाग भी है और चट्टानें भी है। आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पर ये चट्टानें 2500 मीटर तक की ऊंचाई में भी हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इन चट्टानों से पर्वतें भी यहाँ हैं। सहारा मरुस्थल जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना और आप लोगों ने चित्र के माध्यम से भी इसे देखा। आइए देखते हैं अब मानचित्र में इसकी स्थिति क्या है। यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसके ऊपरी भाग को अगर हम देखें, ऊपरी भाग में इसका भूमध्य सागर है, जबकि इसके पश्चिम में या पश्चिम उत्तर में हम कहें तो अटलांटिक महासागर है। साथ ही साथ इसके पूर्वी भाग में या पूर्वोत्तर भाग में एशिया है। और अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर जो यह विशाल क्षेत्र में लगभग 11 देशों में, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, 11 देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल की अगर बात करें तो आप लोग जो ये इतना क्षेत्र देख पा रहे होंगे, सूडान है, यहाँ से अगर हम देखें तो सूडान से ऊपर मिस्र से आगे लीबिया के आगे अल्जीरिया से आगे पश्चिमी सहारा और मैरितानिया के साथ साथ माली का कुछ क्षेत्र और नाइजर, चाड और सूडान, ये सब देशों में क्या है सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। एक तरीके से हम देखें तो सहारा मरुस्थल 8 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो सहारा मरुस्थल में जो 11 देश हैं या नहीं, जिनमें सहारा मरुस्थल है उनको हम देखें तो यहाँ पर माली है, चाड है, नाइजर है, सूडान है, इटेरिया है, मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, पश्चिमी सहारा है, मैरितानिया है। इन सब देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है जो कर्क रेखा के दोनों तरफ है। आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अंश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, उसके वह लगभग सहारा मरुस्थल के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो 11 देशों पर यहाँ पर फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। और इसके नीचे अगर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश हैं, इटालिया है, और साथ ही साथ अगर दक्षिण अफ्रीका के समुद्री इलाके में देखें तो अटलांटिक महासागर है, और साथ ही साथ पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर हिंद महासागर है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या आपको आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूरा हरा भरा था। जो ये सहारा मरुस्थल के विषय में आज हम पढ़ रहे हैं, यह एक समय में क्या था, पूरा हरा भरा था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ की नदियाँ जो थी उसमें मत्स्य पाए जाते थे, और हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे यहाँ जो पाए जाते थे। परंतु यहाँ की जलवायु में परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क भूमि में बदल दिया, या भूमि के बदले हम प्रदेश भी कह सकते हैं, प्रदेश में बदल दिया। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा सहारा मरुस्थल, और सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में, यानी आज से 100 साल पहले 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लीबिया का जो निचला हिस्सा है त्रिपोली, अल्जीजिया का त्रिपोली, यहाँ पर आप देख रहे हैं लीबिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर आज से 100 साल पहले 57.7 डिग्री तापमान मापा गया। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है, आप देख सकते हैं। आइए देखें जलवायु यहाँ पर किस प्रकार की है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु में भी वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, और यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। मतलब यहाँ पर आकाश साफ होता है, नमी संचय होने की अपेक्षा
तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। यहाँ पर नमी जो होती है तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाता है, जबकि रेत के नग्न चट्टानें अधिक गर्म हो जाती हैं। इसमें ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रात में अत्यधिक ठंडी होती है। ऐसा है कि यहाँ पर दिन काफ़ी गर्म होते हैं, लेकिन रातें कभी क्या रोज़ के रोज़ अत्यधिक ठंडी हो जाते हैं। तापमान गिरकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पहुँच जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लोग देखते हैं कि पानी का क्या हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है। अगर इस स्थिति में यहाँ बारिश होती है तो वह बर्फ़ के रूप में होगी। वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के यहाँ पर वनस्पतियाँ एवं प्राणी होते हैं आप लोग देख सकते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में जो प्रमुख रूप से है कैक्टस है, खजूर के पेड़ है, एकेशिया में पाए जाते हैं। और यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान या नहीं खजूर के पेड़ों से घिरे हरे द्वीप भी पाए जाते हैं। कैक्टस एवं खजूर आप याद रखेंगे जो सहारा रेगिस्तान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और खजूर के हरे द्वीप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खजूर के क्या है, ये मरुद्यान है, मतलब छोटे द्वीप यहाँ पर हैं। हरियाली यहाँ पर दिख रही है रेगिस्तान में। आप देख सकते हैं वैज्ञानिकों को या तो यहाँ से मछलियों के कंकाल मिले हैं जो सहारा मरुस्थल हैं, और आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मछलियों के कंकाल मिले हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर पानी रहा होगा और जलीय क्षेत्र यहाँ पर रहा होगा। अन्य जानवरों की बात करें यहाँ पर वनस्पतियों में, जैसे कि हमने देखा था खजूर और कैक्टस यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, जबकि जानवरों में हम यहाँ पर ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की अगर बात करें तो सांपों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, और छिपकलियाँ एवं अन्य जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल के लोगों की अगर बात करें तो यहाँ का जीवन क्या है, अत्यंत कष्टकारी है। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। आप लोगों को अगर सहारा मरुस्थल में रहने वाले दो जातियों की बात अगर पूछी जाए तो आप बता सकते हैं बेदुइन तथा तुआरेग। चलवासी जनजातियां बाले के लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। आप लोगों को याद रखना होगा कि चलवासी या नहीं जो चलते रहते हैं उस जनजाति के लोग यहाँ पर कौन कौन से जानवरों को पालते हैं तो आप देख सकते हैं भेड़ है, घोड़े हैं और साथ ही साथ ऊँट हैं। इस प्रकार के जीवों को वह पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग ये चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अब जो रेगिस्तान है वहाँ पर निरंतर धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं और गर्मी होती है, इसलिए इस सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ के लोग भारी वस्त्रों को पहनते हैं। सहारा के मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी में लोगों के निवास में मदद मिलती है। मतलब सहारा में जो मरुद्यान है, मतलब जहाँ पर खजूर के पेड़ों के द्वीप पाए जाते हैं, और साथ ही साथ मिस्र जहाँ पर नील घाटी है, नील नदी जो संसार की सबसे बड़ी नदी है, उसके किनारे पर या नहीं उसके आसपास लोगों को यहाँ पर जीवन जीने में ज़रा मदद मिलती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश की कपास पूरे विश्व में प्रमुख है या प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली रही है। मतलब तेल की
सर्वाधिक मांग रही है पूरे विश्व में। इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही लोगों को पता चला, भूवैज्ञानिकों को पता चला कि सहारा के देशों में जैसे अल्जीरिया है, लीबिया है और इसके साथ साथ मिस्र है, यहाँ पर तेल के भंडार है, तो यहाँ की जो परिस्थिति थी वो तेजी से बदल रही है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में अगर हम बात करें तो लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। सहारा का सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। विकास के साथ साथ जो वहाँ के लोग थे उनके जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। पहले से यहाँ पर नमक का व्यापार ऊँटों के माध्यम से किया जाता था और अब ट्रकों के माध्यम से किया जा रहा है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए क्या बन रहे हैं, मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में क्या करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये तो देखा हमने गर्म रेगिस्तान, इसके बाद हम देखेंगे कि शुष्क एवं ठंडे रेगिस्तान किस प्रकार के होते हैं। वह रेगिस्तान का उदाहरण हम भारत के लद्दाख से यहाँ पर चर्चा करेंगे और वह लिया गया है। लद्दाख शब्द की अगर बात करें तो यह दो शब्दों से बना है, ला धन दाख। ला का अर्थ अगर हम देखें तो ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा, अगर दाख का अर्थ देखें तो देश, पर्वतीय दर्रा वाला एक देश लद्दाख का अर्थ। शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो यह भारत के उत्तर में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, जबकि इससे पहले यह एक प्रदेश था, जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा था। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं जास्कर पर्वत हैं। अगर हम बात करें तो काराकोरम है, जास्कर श्रेणियाँ हैं, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी गार्ज या महाखड्ग गार्ज का निर्माण करते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रैमी हिमानी है और अन्य हिमानियाँ भी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीत एवं शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कुछ अधिक होता है और रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान हर दिन -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र में है अतः यहाँ वर्षा भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। वृष्टि छाया प्रदेशों में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्षा बहुत कम होती है। आप लोग देख सकते हैं गर्मी में जहाँ दिन का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वहीं सर्दी में हमेशा इसका तापमान -40 डिग्री से भी ज़्यादा यहाँ रहता है। ऐसी स्थितियों में हमारे देश के जवान यहाँ पर बड़ी बहादुरी के साथ अपनी सेवा देते हैं और हमारे देश की रक्षा बाहरी देशों से करते हैं। आइए देखें लद्दाख की स्थिति को हम जानें। लद्दाख में हमने अभी देखा कि यहाँ पर श्योक नदी है, आप देख सकते हैं, जो आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इंडस नदी, यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा और जबकि यहाँ के रहने वाले लोगों को इंडियन कहा, या नहीं इस क्षेत्र को इंडिया कहा। अगर हम बात करें आगे कि यहाँ पर लद्दाख जो है
इस श्रेणी में आप देख सकते हैं कारगिल यहाँ से होते हुए यह काराकोरम श्रेणी तक ऊंचाई पर बढ़ते जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा। और साथ ही साथ यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं आप देख सकते हैं, गिलगित है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है, और साथ ही साथ श्रीनगर जो जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, बारालाचा दर्रा है। और बारालाचा दर्रा की अगर हम बात करें तो यह लेह से या नहीं मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली यहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाली या नहीं हिमाचल प्रदेश से यह लेह क्षेत्र को जोड़ता है। कौन? बारालाचा दर्रा। ऐसे ही रोहतास पास है, रोहतास पास भी बारालाचा दर्रे की तरह यहाँ मनाली से लेह को जोड़ता है। जबकि अगर हम बात करें जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर से कारगिल को जोड़ता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करें तो सिंधु नदी यहाँ लद्दाख में प्रवेश करके आगे पाकिस्तान की ओर चली जाती है। यह तो थी चर्चा हमारे लद्दाख के विषय में। अगर इसके हम बाहरी क्षेत्रों की बात करें तो इसके उत्तर में एवं पूर्व में क्या है, चीन देश है। और इसके नीचे अगर हम देखें दक्षिण में भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य है। आइए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखें कि यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का जीवन कष्टप्रद है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर रहते हैं। मुश्किल से यहाँ पर सूखा क्षेत्र होने से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय में उष्मा ताप एवं तुषाराघात से ग्रसित हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ से अगर वहाँ पर आप खड़े हैं तो आप वहाँ पर अनुभव करेंगे कि अगर आप सूर्य के धूप में भी हैं तो आपके एक तरफ तो सूर्य की गर्मी मिलेगी आपको, लेकिन जिस तरह आपका छाया है या नहीं, अगर आप सूर्य की तरफ पीठ लगाए हुए हैं तो वहाँ पर तो आप लोगों को उष्मा मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर आप आगे की ओर देखेंगे तो उस धूप में भी आप लोगों को वहाँ पर तुषारपात या नहीं जो तुषार है वह ठंडियों में यहाँ पर पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जानते होंगे और वह वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हवा की मात्रा यहाँ पर कम होने से धूप अगर कम भी आती है तो वह तेजी से लोगों को क्या करती है, धूप प्रदान करती है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ पर किस प्रकार के वनस्पतियाँ एवं प्राणी पाए जाते हैं उससे पहले हम लद्दाख का खान पान चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि। लद्दाख को हम क्या कहते हैं? खापा चान। खापा चान भी इसे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है खापा चान किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। खापा चान का अर्थ क्या होता है? खापा चान का अर्थ हिमभूमि होता है। क्या आप जानते हैं चिरू या तिब्बती एंटीपोल एक विलुप्त प्राय जीव है? तिब्बती एंटीपोल क्या है? एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है। इसका शिकार शहतूत प्राप्त करने के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। विलुप्त प्राय जो एंटीलोप है उसकी खाल यहाँ पर काफ़ी गर्म होती है। और इसके बाद हम देखें लद्दाख के वनस्पति एवं प्राणी समूह के बारे में। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ पर शुष्क भूमि है जिसके कारण यहाँ पर वनस्पति बहुत कम मात्रा में है। यहाँ के जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिला एवं पॉपुलर के उपवन देखने को मिलते हैं या देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी एवं अखरोट जैसे फलवत पौधे होते हैं। अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी, अखरोट के पेड़ यहाँ पर होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती हैं। इसमें राविन है, रेड स्टार है, तिब्बती स्नो कॉक है, रेवन है,
हूप है यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी होते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते यहाँ पर पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ बकरियों के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। और कुत्ते का उपयोग आप लोग जानते हैं, कुत्ता सबसे वफादार प्राणी होता है और कुत्ते का उपयोग देखभाल करने के लिए या नहीं चौकीदारी करने के लिए किया जाता है या उसे पाला जाता है। लोग देखें यहाँ पर, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ और परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ यहाँ पर हैं। लद्दाख के अगर प्रसिद्ध मठों की बात करें तो उसमें हेमिस है, थिक्से है, से है एवं लाम यूरी है। यहाँ पर प्रसिद्ध मठ है। ग्रीष्म ऋतु के में यहाँ के निवासी क्या करते हैं? जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों का ही काम नहीं करते बल्कि छोटे छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जैसे हमने देखा अभी, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। और क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? अभी जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं थिक्से मठ यहाँ पर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आप लोगों को चित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है। आप लोग चाहें तो गूगल में लद्दाख वाले क्षेत्र एवं यहाँ के जो ये पशु हैं, प्राणी हैं एवं साथ ही साथ प्रमुख मठ हैं, इनको आप गूगल की सहायता से देख सकते हैं। लद्दाख की एक महिला यहाँ पर है कि अनेक महिलाएं हैं जो लद्दाखी वेशभूषा में हैं। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल गर्म ऊनी कपड़े हैं। सिर पर भी विशेष प्रकार की टोपियां हैं जिससे कि ठंड से बचा जा सके। यहाँ मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, मतलब घूमने के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। हर कोई यहाँ इतनी ठंड में रह नहीं सकता है और लद्दाख के लोगों ने यहाँ पर अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, संतुलित कर लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते हैं एवं कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। इसके बाद अभ्यास प्रश्नों पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे और उससे पहले हम यहाँ पर मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरता है। जैसे हमने रोहतांग दर्रा देखा था, मनाली से लेह को जोड़ता है, ऐसे ही बारालाचा दर्रा भी जोड़ता है और लुन गालचा ला दर्रा और टंगलंग दर्रा भी इस मार्ग को जोड़ता है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है। यह बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है, मतलब इस समय में इसे बर्फ़ हटाया जाता है तब जाके यह खुलता है। और यहाँ बारालाचा दर्रा आप लोग देख पा रहे होंगे। दर्रा कहने का मतलब है 2 पर्वतों के नीचे से जो घाटी नुमा रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। आप लोग अगर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि 2 पर्वतों की तलहटी से किस प्रकार के रास्ते होते हैं। इसके अगले भाग में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।